आज का जो लेक्चर है मेरा दिल है कि हम चैप्टर नंबर 7 को ना फिर कंप्लीट कर देंगे। चैप्टर नंबर 7 हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आता है मैकेनिज्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ए जो है वो कन्वर्ट हो रहा है बी में। अब ये केमिकल रिएक्शन है। इस ए के बी में कन्वर्ट होने में कौन सा मैकेनिज्म लग रहा है, ये कैसे कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम देखेंगे। ठीक है। अब वो केमिकल रिएक्शन के बारे में कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, द पाथ दैट रिएक्टेंट टेक्स टू फॉर्म प्रोडक्ट, यानी ऐसा कौन सा पाथ फॉलो किया था ए ने कि वो कन्वर्ट हो जाए बी में। वो पाथ, वो स्टेप्स जो उसने फॉलो किए थे ए ने कि वो बी में चेंज हो जाए, उसको हम कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। द पाथ दैट रिएक्टेंट टेक्स टू फॉर्म प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज द रिएक्शन मैकेनिज्म। अब इसको हम रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। और एक रिएक्शन मैकेनिज्म जो होता है, जो भी रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है, वो सिंगल स्टेप भी हो सकता है, यानी एक स्टेप भी हो सकता है, और वो मल्टी स्टेप भी हो सकता है। अब जो मल्टी स्टेप होता है, इसके अंदर जो सबसे स्लो स्टेप होता है, ठीक है, हमने क्या कहा है कि एक जो मैकेनिज्म होता है रिएक्शन में, जब कन्वर्ट होना होता है किसी भी एक चीज़ में, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होते हैं वाटर के अंदर, ठीक है, या हम कहते हैं किसी कार्बन ने जो CH3 था इसने चेंज होना है CCl4 में, ठीक है। ये एक रिएक्शन है जिसमें कार्बन जो है वो मीथेन जो है वो रिएक्ट करती है क्लोरीन के साथ, और वो कार्बन टेट्राक्लोराइड में चेंज हो जाती है। तो ये एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स जो हैं वो एक प्रोडक्ट में, ये एक प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट किसी प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। तो अब ये CCl4 बनने के लिए जो स्टेप्स लगे हैं वो मैकेनिज्म होता है, उसका मैकेनिज्म कहते हैं। तो मैकेनिज्म सिंगल स्टेप भी हो सकता है कि किसी एक स्टेप में ही ये चीज़ भी हो सकती है, और मैकेनिज्म मल्टी स्टेप भी हो सकता है। और मल्टी स्टेप में जो सबसे स्लो स्टेप होता है, जो सबसे रिएक्शन कैरी आउट हो रहा होता है, तो जो सबसे स्लोली काम कर रहा होता है, जो सबसे स्लो स्टेप होता है, उसको हम कहते हैं जी वो क्या है, रेट डिटरमाइनिंग। उसको हम कहते हैं कि वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है। और दो मेन चीज़ें यहाँ पे यही लिखी हुई हैं। दिस बाकी देख रिएक्शन कुछ भी नहीं है, इधर से बस छोड़ दो। बहुत सारे स्टेप्स भी हो सकते हैं, बट ये बात है कि जो सबसे स्लो स्टेप होगा वही किसी भी इक्वेशन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। एग्जांपल 7.4 देखो। सैम्पल 7.4 में क्या हो रहा है, फॉर अ रिएक्शन, वो कहता है ऐसा रिएक्शन जिसमें NO2 गैसियस फॉर्म में थी और CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो रिएक्ट कर रही हैं और बना रही हैं NO प्लस CO2, ठीक है। और वो कहता है कि इसका जो रेट है, रेट डिपेंड कर रहा है, रेट क्या है, K इज इक्वल टू NO2 होल 2। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इक्वेशन में तो NO सिर्फ एक यूज़ हो रहा है, और यहाँ पर हमने कहा है कि NO2 यूज़ हो रहे हैं, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर जो भी, जब NO2 और मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ने रिएक्ट किया कि वो बना सकें कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो इसके स्टेप में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में 2 NO2 यूज़ है, जबकि इक्वेशन में तो एक यूज़ हुआ है। इसका मतलब है कि NO2 रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में 2 यूज़ हुए थे। तो सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को देख लेते होते हैं। इसमें 2 NO2 यूज़ हुए हैं, तो हम एक NO और 2 NO को यूज़ कराएंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ का जो भी पॉसिबल प्रोडक्ट है रिएक्शन का, जो यहाँ पर हमें ओवरऑल रिएक्शन दिया गया है, इसका सबसे जो भी प्रोडक्ट वो बनता है उसको बनाए। तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास बनेगी वो क्या बनेगी, NO बन सकता है, यानी कि इस NO2 में से एक NO छोड़ दो, पीछे ये NO2 और एक जो पीछे NO रह गया वो क्या बना लेंगे, NO3, यानी NO2 था, एक NO यहाँ पे रह गया, फिर जो एक बचा उसने और NO2 ने NO3 बना लिया, ठीक है, NO3। अब क्या होता है कि NO3 जो है वो हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट बना है, NO3 एक ऐसा रिएक्टेंट है जो इक्वेशन में मौजूद नहीं है। इसका मतलब है ऐसी चीज़ जो रिएक्शन में गिवन नहीं होती है बट मैकेनिज्म में बन रही होती है, तो उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट। वो क्या है, इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। ऐसी चीज़ जो कि रिएक्शन में इक्वेशन में नहीं गिवन, जो केमिकल इक्वेशन होती है ना, वो हमें मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन बताती है, इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है, लेकिन अब जो चीज़ इसमें नहीं है उसका मतलब होता है कि वो क्या है, वो एक इंटरमीडिएट है। अब ये NO3 जो इंटरमीडिएट बना था, इसका मतलब है ये रिएक्शन में बना है, उसने ख़त्म भी होना है, क्योंकि इंटरमीडिएट रिएक्शन में बनता है और वो रिएक्शन में ख़त्म हो जाता होता है। NO3 और जो चीज़ ऊपर रिएक्शन इक्वेशन में गिवन थी बट यहाँ नहीं है, तो उसको रिएक्ट कराएंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में नहीं थी उसको रिएक्ट करवाएंगे, जैसे कि CO। अब हम बनाएंगे कौन कौन सा प्रोडक्ट, एक यहाँ से ऑक्सीजन आ जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगी,
CO2 और पीछे क्या रह जाएगा, NO2। अब वो चीज़ जो यहाँ पर भी और वहाँ पर भी, इनको काट कर लेते हैं, ये कट गया और ये कट गया, ठीक है। अब हमने जब इसको काट लिया तो अब ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब जो चीज़ कटने के बाद रह जाती है उसको लिखेंगे। ये हमारे पास कितने हैं, कितने NO2 हो गए हैं, एक ये NO2, एक ये NO2। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी NO2 है, तो हम यहाँ पर भी जो NO2 है उसको इस NO2 के साथ काट लेंगे। पीछे क्या बचता है, एक NO2, ठीक है, और ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर हमारे के पास क्या बना, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और साइड में कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब है कि एंड में जो हमारे पास बच रहा है वो और ये इक्वेशन सेम है, तो इसका मतलब हमने मैकेनिज्म सही फॉलो किया। अब वो रिएक्शन जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हमें रेट ने बताया था, जिसमें जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में थी, वो उसी को हम क्या कहते होते हैं, स्लो स्टेप कहते होते हैं। तो ये स्लो स्टेप था, इसको हम स्लो स्टेप कहेंगे, क्योंकि जो रेट में रिएक्टेंट यूज़ हुए हैं उसको जो स्टेप में यूज़ करते हैं उसको हम स्लो स्टेप कहते होते हैं, ठीक है। आगे इक्वेशन नंबर, एक एग्जांपल नंबर 7.5 है। वो कहता है हाइपोक्लोराइड को हमने एक्वस सोल्यूशन में डाला है, डिकम्पोज किया है ताकि क्लोरेट आयन बना सके, ठीक है। क्या कहता है, इक्वेशन दी है, कहते हैं 3ClO नेगेटिव जो है वो चेंज हो रहे हैं ClO3 नेगेटिव प्लस 2Cl में, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ने हमें बताया है रेट ऑफ द इक्वेशन क्या है, जो रेट ऑफ द इक्वेशन है वो ClO नेगेटिव 2 है। यहाँ पर तो 3 यूज़ हो रहे हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन में 2 यूज़ हुए हैं। इसका मतलब है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें 2 यूज़ हुए हैं, तो हम इसको लेंगे, हम लेंगे ClO नेगेटिव 1 प्लस ClO नेगेटिव 2 थे ना, इन्होंने रिएक्ट किया और अब हम पॉसिबल प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि पहला पॉसिबल प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें, ठीक है। पहला पॉसिबल प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो ClO, ये ClO और ये बन जाएगा 2, ये O यहाँ चला जाए, ये Cl, ये Cl, ये O, ये O, ये O2, और पीछे क्या बचेगा, Cl। इसका मतलब भाई ये हमारे पास एक चीज़ ऐसी बन गई है जो ओवरऑल इक्वेशन में गिवन है, तो ये हमने बना ली। उसके बाद ये चीज़ बनी है, मीन्स ये इंटरमीडिएट है कोई, तो हम इसको लेंगे ClO2 नेगेटिव, जो ये नहीं, ये जो एक इंटरमीडिएट है इसको लेंगे। और फिर हम यहाँ पर देखो जो चीज़ रिएक्शन में यूज़ हुई है बट यहाँ पर नहीं है, यहाँ 3 ऐसे यूज़ हुए थे जिनमें से 2 को हमने यूज़ कर दिया, एक अभी बाकी है, तो इसको हम यहाँ पर लगाते हैं। अब क्या होगा, अब हम प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। अब क्या बनेगा, देखो ये ClO2 था, ठीक है, और ये ClO नेगेटिव है, तो हमारे पास यहाँ पे ClO नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको हम काट लेंगे, जैसे ये और ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है, ये आपस में कट जाएंगे। अच्छा ठीक, अब हम क्या करते हैं, हम इनको लिखना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये कितने बनने हैं, 2Cl बनने हैं, ठीक है, और एक हमारे पास क्या बनना है, ClO नेगेटिव, ठीक है, ClO3। अच्छा यहाँ पे मैंने रिएक्शन करते हुए ये इस O को यहाँ पर डाला ही नहीं था, ये वाला O बच्चे यहाँ चला गया था ना, ये ClO3 था, ये ClO3, ओके। अब ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, ये बचा, ठीक है, ये भी ये ClO3 बना था, ClO3 ये भी लिखे गए, ये भी लिखे गए। अब रिएक्टेंट को देख लो 1 2 1 3, तो ये है 3ClO नेगेटिव, मीन्स ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, और ये डिटरमाइनिंग स्टेप में ये 2 यूज़ हुए थे, तो ये स्लो स्टेप है, तो हमें पता चल गया ये स्लो स्टेप है, यही रिएक्शन है और यही इसका मैकेनिज्म होता है। और अब हमें जो रेट ऑफ द रिएक्शन 2 क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि जो स्लो स्टेप था उसमें 2 यूज़ हुए हैं। रेट ऑफ द रिएक्शन इंडिकेट दैट 2ClO मस्ट पार्टिसिपेट इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। वो कहता है कि पूरा जो हमें रेट ला है उसने हमें ये बताया है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है, जो स्लो स्टेप है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उसमें 2ClO नेगेटिव को यूज़ होना चाहिए था। ऊपर वाले में हमें ये पता चला था कि NO3 बीच में एक इंटरमीडिएट बना है, और इसमें जो सबसे स्लो स्टेप है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उसमें 2 NO2 को रिएक्ट करना चाहिए था। आगे एक और एग्जांपल है जिसको हम 7.6 कहते हैं। इसमें देखो कहता है रेट इज इक्वल टू, रेट बताता है वो हमें डायरेक्ट, हमें कहता है कि जो रेट है, रेट इक्वल है K इंटू NO2 और O3 के, मीन्स कि जो भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है, जो भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है
उसके अंदर इन दो रिएक्टेंट्स का रिएक्ट करना ज़रूरी है। तो रीडिटरमाइनिंग स्टेप ये है, इक्वेशन ये यहाँ पर गिवन है फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन वन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ NO2, कहता है वन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ NO2 एंड द मॉलिक्यूल ऑफ O3 पार्टिसिपेट इन डिटरमाइनिंग स्टेप। वो कहते हैं कि एक NO2 का मॉलिक्यूल और एक O3 के मॉलिक्यूल को पार्टिसिपेट करना है रीडिटरमाइनिंग स्टेप में, और ये है रिएक्शन ऑफ का। ठीक है, तो हम चलिए रिएक्शन देख लेते हैं। 2NO2 प्लस O3 चेंज हो रहे हैं N2O5 प्लस O2 में, जबकि रेट ऑफ द रिएक्शन में हमारे पास जो है वो क्या क्या यूज़ हुए हैं, NO2 और O3। NO2 के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल यूज़ हुए हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक यूज़ हुआ है, क्योंकि ऊपर -1 लिखते नहीं और 2 वगैरह कुछ भी नहीं है, 1 है। इसका 1 यूज़ हुआ और 3 यूज़ हुए। तो हम सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन करने के लिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो 2 रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं उनको ले लेंगे। तो मैं लूँगी NO2 और NO2 के साथ मुझे रिएक्ट करवाना है, तो मैं NO2 के साथ किसको रिएक्ट करवा दूँगी, O3 को। जब मैं ये रिएक्ट कराऊँगी, रिएक्शन कराऊँगी, तो सबसे पहले मेरा दिल है कि कोई भी पॉसिबल प्रोडक्ट बने। तो पॉसिबल प्रोडक्ट क्या बन सकता है इसमें, डेफिनेटली देखो ये N है, ये O3 है। अब सबसे पहले चीज़ जो है वो हमने इसमें बनानी है, देखो O2 बन सकता है ना, इस O3 में से मैं O2 बना लेती हूँ। अच्छा, एक O यहाँ चला जाएगा, जब एक O यहाँ चला जाएगा तो ये बन जाएगा NO3। ये एक N था, यहाँ से इसने O ले लिया, NO3 हो गया, क्योंकि एक चीज़ तो हमने सबसे पहले बनानी होती है, जो रिएक्शन जो भी हमें यहाँ पे रिएक्शन गिवन होता है उसकी जो इक्वेशन होती है, रिएक्शन की इक्वेशन में जो भी प्रोडक्ट होता है पहले हमने वो बनाना होता है। रेट ऑफ द रिएक्शन की रिएक्टेंट को लेना, याद रखना, जो रेट गिवन है उसके जो 2 रिएक्टेंट बताए गए उनको लेने हैं और एक न एक प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करनी है। पहले हमने O2 पॉसिबल था, बना लिया, बीच में NO3 बना, इसका मतलब है इंटरमीडिएट है। ठीक है, रिएक्शन का इंटरमीडिएट है, ये यूज़ हो जाएगा, तो इस NO3 को हम यूज़ करेंगे। अब अगर आप रिएक्शन में देखो तो 2 यूज़ हो रहे थे, यहाँ पर एक यूज़ हुआ, ये बच गया, ये भी यूज़ हो गया, एक बार ये भी यूज़ हो गया, एक बच गया, तो उसको हम दोबारा यहाँ पर NO2 को रिएक्ट करेंगे। जब NO2 रिएक्ट करेगा तो आपके पास क्या बनेगा, ये देखो, ये एक N और ये दूसरा N क्या बन जाएगा, N2, ये 3 और ये 5, तो N3O5 बन गया। ठीक है, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गई, N2O5 बन गया। अब हम इनको करेंगे ये और ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, कट गए, काट लिए। अब पीछे क्या बचेगा, एक ये और एक ये हमारे पास आ गए। NO2 प्लस O3 चेंज हो गया, हमारे पास ये N2O5 प्लस ये चीज़ एक O2 में, ये O2। तो इसका मतलब है ये इक्वेशन इस इक्वेशन के साथ मैच कर रही है, हमने मैकेनिज़्म ठीक फॉलो किया है। इस मैकेनिज़्म में जिसमें दोनों रेट के बताए हुए दोनों रिएक्टेंट यूज़ हुए हैं वो ये था, तो ये स्लो स्टेप था। हमें ये पता चल गया कि इन दोनों का रिएक्ट करना ज़रूरी है, ये स्लो स्टेप था और ये मैकेनिज़्म ये फॉलो होगा। ठीक है जी, अगला है जी ही फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये N2O2 प्लस F2O2 NO2, ये रेट ऑफ द रिएक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज कंसिस्टेंट विद द रेट लॉ। आपने बताना है, इन्होंने दोनों इक्वेशंस बता दी, आपने बताना है कि ये रेट इक्वेशन है। ठीक है, ये रेट बताया हुआ, इसके मुताबिक कौन सा आपको ठीक लग रहा है। इसके मुताबिक अगर आप स्लो स्टेप को देखें ना, तो अगर इसको देखो, इसमें N2NO यूज़ किया हुआ है, जबकि उसमें तो उसने एक NO यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ये तो सिरे से है ही गलत। और स्पेशली फास्ट पहला स्टेप हमेशा स्लो स्टेप होता है, और इसी के अंदर देखो NO2 एक लेना था, इसने 2 ले लिए, तो ये गलत हो जाएगा, इसका मैकेनिज्म यहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है, और स्लो स्टेप ही इसको बता रहा है, NO2F को बता रहा है। ठीक है, फिर इसमें आते हैं, तो ये देखो NO2F2, हाँ, इसका जो पहला स्टेप है इसमें NO2F2 यूज़ हुए थे, तो इसका NO2F2 यूज़ हुए हैं, ये स्लो स्टेप है। इसका पहला स्टेप हमेशा स्लो होता है, और इसके पहले स्टेप की रिएक्टेंट भी ठीक लिखे हैं, तो आपका आंसर नंबर C करेक्ट है। इसमें तो प्रोडक्ट याद है, लिखे तो गलत है। अब कहते हैं अगला है एग्जाम्पल नंबर 7.7, कहते हैं NO
नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट करता है हाइड्रोजन गैस के साथ अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन के मुताबिक दो नाइट्रोजन ऑक्साइड, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं, एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल और दो वाटर के मॉलिक्यूल बनाते हैं। यहाँ पर आपको मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन भी बता दिया। वो कहता है ये आपका मैकेनिज्म यूज़ हो रहा है। अब मैकेनिज्म तो बता दिए, रेट नहीं बताया, ठीक है। राइट द एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ फॉर द रिएक्शन। तो रेट लॉ सबसे आसान होता है, जो भी स्लो स्टेप होता है, ये स्लो स्टेप पे स्लो स्टेप के रिएक्टेंट्स को लिख लो। स्लो स्टेप के रिएक्टेंट्स को लिखोगे तो क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लो स्टेप क्या था ये, तो ये हो जाएगा NO होल 2 प्लस H2। ये आपका जी रेट लॉ हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ आई तो यहाँ पे मैं दोबारा सामने इक्वेशन रखती हूँ। ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में N2NO H2O2 रिएक्ट किया ताकि N2 बने और H2O बने। इसको बनाने के लिए ये मैकेनिज्म लगा, पहले 2NO H2 ने रिएक्ट किया, N2 H2O2 बना, फिर ये H2O2 ने दूसरे वाले हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 2H2O बनाया। ये स्टेप लो था। हमने यहाँ पे सिर्फ रेट बताना है, तो हम कहेंगे रेट इज इक्वल टू K इंटू जो भी स्लो स्टेप में थे ये NO, ये जो यहाँ पे लिखी जाती है चीज़ उसको यहाँ पे लिखते हैं, साथ H है तो जी H2, ये इसका रेट डिटरमाइनिंग रेट लॉ हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम और रिएक्शन मैकेनिज्म क्या बताता है। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम को देखो तो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बताती है कि जो पहला स्टेप है, ठीक है, N2, ये देखो कहता है जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 2NO2 ने आयरन के साथ रिएक्ट किया, F2 के साथ 2NO2F बनाया, ठीक है, ये प्रोडक्ट है। और रेट इसका ये वाला, यानी कि जब इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था, यहाँ पे देखो 2 यूज़ हो रहे हैं और यहाँ पर 1 यूज़ हो रहा है। इसका मतलब है कि इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ये 1 यूज़ हुआ था और ये देखने से ही पता चल जाएगा हमें कि ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। और हमें यहीं से ये भी पता चल जाता था कि मल्टी स्टेप रिएक्शन है, क्योंकि रेट में कुछ और यूज़ हो रहा है तो ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है। फिर यहाँ पर आता है तो वो ये कहता है कि इसमें जी 2 स्टेप इवॉल्व हो गए हैं। जो पहला स्टेप है उसके आप एनर्जी डायग्राम देखो तो इतनी ऊपर है एनर्जी, फिर दूसरे स्टेप की इस तरह नीचे आ रही है। पहले मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी बहुत ज़्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी बहुत कम है। इधर से हमें देखते हैं तो ये पता चल गया कि रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अपनी एनर्जी को बाहर निकाल देगा। रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, ठीक है। और अब जो पहला स्टेप है उसमें चूँकि एनर्जी ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा एनर्जी लगी है, आहिस्ता आहिस्ता ये रिएक्शन हुआ होगा, तो इसका मतलब है पहला स्टेप स्लो है और पहला स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ये तो हमें एनर्जी डायग्राम देख के पता चल गया कि पहला स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, पहला स्टेप स्लो स्टेप है। अच्छा, इसमें क्या होता है, हम करते हैं, वो कहते हैं 2NO2 प्लस F2 ने रिएक्ट किया है और बनाया है 2NO2F, ठीक है। रेट लॉ के मुताबिक देखें तो हम इक्वेशन को शुरू करते हैं, तो कहता है पहले NO2 और F2 आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, ज़ाहिर सी बात है हमारे पास बन जाएगा NO2F बन जाएगा और एक F ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट ये था तो इसके बनने के चांसेस हैं। एक F रह गया, ये मीन्स F इंटरमीडिएट है, इस F को हम यहाँ रख देंगे। अब यहाँ पर कौन सी चीज़ यूज़ नहीं हुई, हमने ये भी यूज़ कर लिया, हमने ये भी यूज़ कर लिए। यहाँ पे ये 2 यूज़ हुए थे जबकि यहाँ पे हमने ये 1 यूज़ किया, मीन्स एक बचता है तो एक को अब हम यहाँ लगा लेंगे और यूज़ करेंगे। अब जब हम दोबारा इसको रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा NO2F बन जाएगा, ये बन गया। अब पहला स्टेप देखें तो इसके अंदर रिएक्शन के वो दोनों रिएक्टेंट यूज़ हुए थे, तो ये स्लो स्टेप है, ये स्लो स्टेप है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इसका मतलब है इन दोनों का आपस में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है, तो एनर्जी डायग्राम से भी पता चल जाएगा और दूसरा हम ये प्रूव भी कर लिया है। अब देखो ये और ये आपस में कट जाएंगे, इनके कटने के बाद ये हो जाएगा 2NO2 प्लस F2 चेंजेस into NO2F 2NO2F, तो ये हमारा सही प्रूव हो गया, हमारे पास यही है ये। अच्छा आगे आते हैं तो एग्जाम कॉन्सेप्ट असेसमेंट 7.3 है। इसमें कहता है द फॉलोइंग डेटा वाज कलेक्टेड फॉर रिएक्शन बिटवीन H2 एंड NO एट 700 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये 2 रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, इनकी इनिशियल रेट्स और फाइनल रेट भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं,
यहाँ पर सबसे पहले और इनकी एनर्जी डायग्राम भी दी हुई है कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है अब किसकी कम है। एक चीज़ यहाँ पर बीच में उन्होंने हमें बता दी है, ये ओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कहता है सजेस्ट द पॉसिबल मैकेनिज्म डैट इज़ कंसिस्टेंट विद रेट लॉ। कौन सा मैकेनिज्म यूज़ होगा? हिंट क्या है कि ऑक्सीजन एटम एज ए इंटरमीडिएट बनेगा। आपने इसका मैकेनिज्म भी बताना है कौन सा फॉलो होगा, और ये भी बता दिया कि इसके मैकेनिज्म में आपके पास ऑक्सीजन एटम एज इंटरमीडिएट भी बनेगा, इसीलिए इन्होंने ऑक्सीजन में एटम एज इंटरमीडिएट बता दिया, और यहाँ पे ये नहीं बताया कि 2 रिएक्शन स्टेप्स कौन से होंगे। तो सबसे पहले इनिशियल और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन उन्होंने हमें बता दिया। तो पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 हैं, H2 है और NO2 है। तो सबसे पहले जैसे कि हमारे पास इक्वेशन है 2H2 प्लस 2NO, 2 ने आपस में रिएक्ट किया ताकि वो 2H2O बना सके और एक N2 बना सके। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम एक को कांस्टेंट रख के दूसरे की कॉन्सेंट्रेशन देख लेते हैं। तो पहले स्टेप में हम NO2 को क्या करते हैं, कांस्टेंट रख लेते हैं। जब इसको कांस्टेंट रखते हैं तो 2H2 को देखते हैं। तो 2H2 को अगर हम देखें तो पहले ये था 2H2 की वैल्यू थी 2.4 × 10⁻⁻6 यही थी, ठीक है। और बाद में अगर हम देखें तो हो गई है 1.2 × 10⁻⁶। इन दोनों को इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिवाइड करेंगे 2.4 × 10⁻⁻6, 2.4 × 10⁻⁻6। हम जब इनको आपस में करते हैं तो ये 1 और ये आ जाता है 1:2, मीन्स इसको बढ़ाने से इसको अफेक्ट हो रहा है, तो एक तरफ हम रेट लिखना शुरू कर देंगे, मीन्स कि इस पे तो डिपेंड कर रही है। तो रेट को हम लिख देंगे कि रेट ऑफ द रिएक्शन एच की 1% पे डिपेंड कर रहा है। तो एच हमारे पास आ जाएगा H2 और ये 1, ठीक है, ये 1 पे डिपेंड कर रहा है, H2 - 1 भी आप इसको लिख सकते हो। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं कि इसके साथ डिक्रीज़ कर रहा है ना, इसलिए अब हम करते हैं NO2 के लिए H2 को कांस्टेंट कर लेते हैं और NO2 को लिखते हैं। NO2 की कॉन्सेंट्रेशन पहले थी 2.4 × 10⁻⁻6 और बाद में हो गई है जी 0.6 × 10⁻⁻6। 2.4 × 10⁻⁻6 और 2.4 × इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिवाइड कर देंगे, ये 1 और ये 1:4। इसकी अमाउंट बढ़ाने से इसकी अमाउंट डिक्रीज़ हो रही है, तो मीन्स इस पे इफेक्ट आ रहा है। तो दूसरा हम क्या ले लेंगे, इसको ले लेंगे। इसके कितने यूज़ हो रहे हैं, NO2, इसको बढ़ाने से इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है। NO की आ गया रिएक्टेंट NO को लिया था ना, यहाँ पे मैंने NO2 लिखा हुआ गलत है, NO, ठीक है, NO। तो NO के कितने यूज़ हो रहे हैं, 2। तो यहाँ पर ये हमें पता है कि अब रेट ऑफ द रिएक्शन ये। अब जब चूँकि रेट ऑफ रिएक्शन हमें पता चल गया है कि ये है, तो इसके मुताबिक हम अब आगे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम जो इनको लिख लेते होते हैं जो उसमें यूज़ हो रहे होते हैं रिएक्टर में। तो यहाँ पर ही हमारे पास एक हाइड्रोजन मैंने कहा था लेना, ठीक है, एक हाइड्रोजन को लिया था। तो एक हाइड्रोजन, ठीक है, का मॉलिक्यूल प्लस इसके मॉलिक्यूल 2 लिए थे ना, तो 2NO प्रोडक्ट बनाएंगे, क्या बनेगा, H2 और एक ये O, एक तो H2O बन जाएगा, दूसरा ये N है तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा N2। तीसरा उन्होंने हिंट में बताया था ऑक्सीजन बनाना है, तो हम एक ऑक्सीजन एटम को हम बनाएंगे, ठीक है। देखो कैसे, यहाँ पे ये N2 थे, ये 2NN2 बन गया, ये H2 और एक ऑक्सीजन लेके H2O बन गए, पीछे एक ऑक्सीजन बचा वो ये रहा। अब ये ऑक्सीजन प्लस कौन सी चीज़ जो है जो इक्वेशन में डबल यूज़ हो रही थी बट यहाँ पर सिंगल यूज़ हुई है, वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर रिएक्शन के मुताबिक एक ने यूज़ होना है, यहाँ पर 1 आया है, ये 1 आई है, ठीक है, यहाँ पर एक ने यूज़ होना है, ठीक है, हाफ यूज़ हो रहा है ना, मीन्स यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे ये 2 थे, रिएक्शन ने बता दिया कि इस हाइड्रोजन का हाफ यूज़ होना है, इसलिए हमने हाइड्रोजन को हाफ लिखा, 1%। अब ये O, अच्छा अब यहाँ से ये वाला H2, अब ये क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। अच्छा अब हम इसको देखें तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या क्या बन रहा है, हमारे पास बन रहा है N2, 2H2O और यूज़ किया हुए थे 2NO प्लस 2H2, यानी ये रिएक्शन और ये रिएक्शन आपस में 2H2 N2 सेम, मीन्स हमने मैकेनिज़्म ठीक फॉलो किए, तो ये ऐसे होगा। आगे है जी आपके पास वो है फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज़ बीन प्रपोज्ड फॉर द रिएक्शन। अगला इक्वेशन आ गई है, ये अगला स्टेप है। अच्छा इसमें हमने ये बताना है कि
इनमें से कैटलिस्ट कौन सा और इंटरमीडिएट कौन सा है। तो इंटरमीडिएट वो होता है जो रिएक्शन में यूज़ होता है और रिएक्शन में ही ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पर रिएक्शन में देखें तो OCl जो है, अगर आप इसको यूँ करोगे ना ऐसे, तो ये और ये आप इसमें कट रहे हैं ना दोनों, तो इसका मतलब है ये इंटरमीडिएट थे। OI जो है ये इंटरमीडिएट है। और ऐसी चीज़ जो रिएक्शन में यूज़ हुई और एंड में वैसी की वैसी निकल है, यहाँ पर I नेगेटिव और यहाँ पर I नेगेटिव जैसे यूज़ हुआ था एक बस वैसा का वैसा निकला है, इसको कैटलिस्ट कहते हैं। तो ये कैटलिस्ट है और ये इंटरमीडिएट है। अच्छा, इसमें बताएंगे क्या ये जो मैकेनिज़्म है वो ठीक फॉलो हुआ है, इसके मुताबिक मैकेनिज़्म ठीक बनाया हुआ है, तो ये जो है वो गलत बताया हुआ है। यहाँ पर देखो कि रेट ऑफ रिएक्शन कहता है 1 हाइड्रोजन और 2 NO2 यूज़ होने हैं, जबकि यहाँ पे दो स्टेप में इन्होंने 1 को यूज़ किया हुआ है। रेट बता रहा है 2 ने, तो ये गलत है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं द रेट लॉ फॉर द इक्वेशन, इसका जो रेट लॉ है वो ये है। मैकेनिज़्म बताओ, मैकेनिज़्म बताना है और रेट के है के इज इक्वल टू N2O। के जो है वो किसके बराबर है, वो N2O के बराबर है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो उसका हम मैकेनिज़्म करें तो ये कैसे होगा, देखो यहाँ पे हमने पता चल गया कि 2NO ने यूज़ होना है। 2NO का उन्होंने बोला एक यूज़ हो रहा है और प्रोडक्ट बनानी है। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट बन सकती है, हम देखते हैं। हमारे पास N2 बन सकता है, N2 बनना था, बन गया। साथ में हमारे पास ये ऑक्सीजन आ गई, यानी इंटरमीडिएट है, एक यहाँ पर लग गया। ओवरऑल रिएक्शन में देखो तो 2NO2 यूज़ हुए थे, तो हम यहाँ पर एक NO2 बचता है, उसको यहाँ लगा देंगे। अब हमारे पास क्या बनेगा, अब हमारे पास एक बनेगा N2 और दूसरा हमारे पास बनेगा O2। ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2NO, चेंज हो रहा है 2N2 प्लस O2 में। हाँ, ये और ये रिएक्शन आप इसमें सेम है, मीन मैकेनिज्म हमने ठीक फॉलो किया। अगला जो है वो हम बाद में करेंगे।